अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क की 19वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब इंटरनेट पर हिंदी की मौजूदगी की बात सोचना भी एक कठिन चुनौती समान था, उस समय प्रभा साक्षी हिंदी भाषी पाठकों के जीवन में एक नए उजाले की तरह आया। प्रभा साक्षी ने आते ही उस डिजिटल खाई को भरने का प्रयास शुरू कर दिया जो लगातार चौड़ी होती जा रही थी। एक तरफ अंग्रेजी पाठकों के लिए इंटरनेट पर सब कुछ था, तो दूसरी ओर हिंदी पाठक टकटकी लगाए मातृभाषा के तकनीकी विकास की राह देख रहे थे। प्रभा साक्षी ने सिर्फ समाचारों से ही शुरुआत नहीं की, बल्कि हिंदी पाठकों को अपने आरंभ काल से हर तरह की जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की है, चाहे वह समसामयिक और राजनीतिक विषयों पर विश्लेषण हो या फिर करियर, व्यापार संबंधी तथा तथ्यपरक सुझाव, या फिर पर्यटन, संस्कृति, धर्म, कला, खान-पान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो, या फिर रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दे हो, या फिर ज्ञान विज्ञान, खेल और साहित्य जगत से जुड़े नवीन घटनाक्रम। प्रभा साक्षी ने हर पहलू पर पहली और पैनी नजर रखते हुए इसे पाठकों तक तीव्र गति से पहुंचाया है। मातृभाषा हिंदी के तकनीकी विकास में प्रभा साक्षी की भी अहम भूमिका रही है और हम यह सेवा कार्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर आगे करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आज की इस परिचर्चा में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा देश के वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद श्री तरुण विजय जी को। आदरणीय तरुण जी से आग्रह है कि कृपया मातृभाषा हिंदी की तकनीकी विकास यात्रा पर अपना संबोधन दें। नमस्कार, मैं प्रभा साक्षी के इस मंच पर आके बड़ा गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। प्रभा साक्षी ने हिंदी की यात्रा के संदर्भ में, विशेषकर पत्रकारिता में, एक अपनी पहचान बनाई है और तटस्थता को वास्तव में उसने जिया है। प्रभा साक्षी इस बात का भी प्रमाण है कि अगर हिंदी में आप निर्मल हृदय से और ईमानदारी से काम करें तो आपको श्रोता भी मिलते हैं, आपको पाठक भी मिलते हैं, आपको प्रशंसक भी मिलते हैं और आपको मित्र आलोचक भी मिलते हैं। इस कारण यह हिंदी के क्षेत्र में प्रभा साक्षी एक वास्तव में कीर्ति स्तंभ है और मील का पत्थर है। और मैं नीरज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रभा साक्षी को और अधिक यशस्वी बनाया है तथा उसके के चार चांद जिसको कहते हैं लगाए हैं। जहाँ तक हिंदी की तकनीकी यात्रा का सवाल है नीरज जी, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि CDAC पुणे ने हिंदी के क्षेत्र में काफी नए प्रयोग किए हैं। अनुवाद के बारे में भी, इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में भी, फॉन्ट्स के बारे में भी, और जो श्रुत लेखन है उसमें भी उसने कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर किए हैं और लीला सॉफ्टवेयर उसका काफी प्रसिद्ध भी हुआ है। विशेष रूप से जो लोग हिंदी में काम करना चाहते हैं, हिंदी विशेष रूप से जानते नहीं है या हिंदी में टाइप नहीं कर सकते हैं, तो वे स्वर के आधार पर हिंदी में टंकन कर सकें, कंप्यूटर पे आलेख कर सकें। इसमें भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग की ओर से आया है जो लोकप्रिय होना चाहिए। तीसरा बड़ी बात है कि हिंदी का कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इन सब भाषाओं में जो एक रूपांतरण है वह भी होना चाहिए। वह अभी संभव नहीं हो पाता। अगर हम अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखते हैं तो उसका तमिल ट्रांसलेशन मिल जाता है। अगर हम तमिल से अंग्रेजी में करना चाहे तो वह मिल जाता है, लेकिन हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में यह अभी तक बहुत संभव नहीं होता है। जो बहुत ही विराट क्षेत्र है, ये उतना ही विराट क्षेत्र है जितना अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में है। तो अंग्रेजी सब जगह अभी भी प्रभावी है। मैं राजभाषा समिति का सदस्य रहा हूँ, माननीय अटल जी के साथ भी और अभी रहा हूँ। तो उसमें अक्सर यही बात एक समस्या आती है कि हिंदी में काम जो है वह राजभाषा समिति जब निरीक्षण के लिए जाती है अथवा पत्रकारिता में जब हम हिंदी का अखबार निकालते हैं तो हिंदी के पोर्टल के सामने मजबूरी होती है कि वह हिंदी का पोर्टल उसे हिंदी में ही निकालना पड़ता है। वो हिंदी का पोर्टल तो अंग्रेजी में नहीं निकलता। अगर उसका बस चले तो हिंदी का पोर्टल भी वह अंग्रेजी में निकालना चाहिए। इस कारण जो वास्तविक विकास तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का होना चाहिए वह वहां पे सरकार का कहीं भी कोई पूंजी निवेश या प्रोत्साहन मिलता नहीं।
हिब्रू भाषा का मैं उदाहरण देता हूँ। 2000 वर्ष तक हिब्रू भाषा में प्रयोग नहीं हुए, चलन नहीं हुआ, भाषा का कई पुस्तकें नहीं थी, आपस में लोग बातचीत में हिब्रू भाषा का उपयोग नहीं करते थे। 48 में जब इजराइल अस्तित्व में आया तो उसने अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कामकाज की भाषा, संसद की भाषा, बाजार की भाषा, अर्थनीति की भाषा, यह सब हिब्रू को चुना। और ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने 5-5, 10-10 साल तक अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया और घर में केवल हिब्रू उन्हें पढ़ाई, ताकि हिब्रू में वे संवाद कर सके, लिख सके। इस हिब्रू भाषा के यही मुश्किल सबसे कम है, 16 के करीब। उसमें शब्दकोश तक नहीं, उसमें उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संसद और पत्रकारिता की बातचीत उन्होंने शुरू की। हिंदी में क्यों नहीं हो रहा? हिंदी में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी इंटरचेंजेबिलिटी नहीं हो रही है। हम लोग, मैं राज्य भाषा में टाइप करवाता हूँ, राज्यसभा में, वहां पे संसद में हमारा अनुकूल है जी, मैं अभी भी वही पुराना 1 साल पुराना फॉन्ट यूज कर रहे हैं, चेंज ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल परिवर्तन, कृतिदेव है या चाणक्य है, इसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना चाहते। उसके कारण जहां हम अपना लेख या पत्र भेजते हैं तो उनको फाइल ही ओपन करने में मुश्किल होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदी में काम होता है। हिंदी के सबसे बड़े शत्रु वे बन गए हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के अखबार जो चला रहे हैं, हिंदी की पत्रकारिता जो कर, उन्हें स्वयं हिंदी आती नहीं, वे सब अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर चले आए। जब उनको स्वयं को हिंदी नहीं आती तो वे हिंदी में अंग्रेजी के अनावश्यक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। जिन शब्दों की अंग्रेजी में आवश्यकता होगी, हिंदी में आवश्यकता नहीं है, उसको वे सरलता के नाम पे इसलिए करते हैं क्योंकि वे स्वयं अज्ञानतावश उसको हिंदी में नहीं कर सकते। और इस कारण आज आप देखिए बाजार में हिंदी का ऐसा प्रयोग हो रहा है जो बहुत दुख देता है। कोई चिकित्सक ऐसा नहीं है जो अपना नुस्खा हिंदी में लिखता हो, अपनी दवा खाने के लिए हिंदी में लिखता हो। तो मरीज है, जो रोगी है, वो हिंदी जानता है, लेकिन हिंदी में उसे डॉक्टर उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है क्योंकि सब कहेंगे कि ये डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं। आप कहीं तकनीकी क्षेत्र में चले जाएं, कहीं हिंदी का प्रयोग नहीं। आप किसी बिल लेते हैं, आप बिल का भुगतान करते हैं, उसमें कहीं हिंदी नहीं। आप तमाम हमारे सरकारी गैर सरकारी नेताओं के वेबसाइट्स देख लीजिए, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो उपयोग नहीं। आप संसद में हमारे सभी नेताओं का भाषण सुन लीजिए। अब एक नया चलन हमने देखा है कि जो लोग हिंदी क्षेत्र में पैदा हुए हैं, जो हिंदी क्षेत्र की चुनाव क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जिनकी चुनावी भाषा हिंदी है, जो हिंदी में भाषण दिए बिना लोगों से वोट नहीं ले सकते, ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जहाँ पे आपके 1000 ट्रिलियन तक के लिए शब्द है। नील है, शंख है, पद्म है, करोड़ है, जो अंग्रेजों के पास नहीं। लेकिन जिन अंग्रेजों को हिंदी ने अपने अंक दी, जिनको हमने अंक गणित दिया, जिनको हमने अंकों की गिनती करना सिखाया, जो आज भी वे इंडियन न्यूमरल्स कहते हैं, जो अंक है, वहां उस देश के जो निवासी लोग, बड़े बड़े नेता, वे जब भाषण देते हैं कहते हैं हमने 200 ट्रिलियन डॉलर का ये सौदा किया, हमने 20 मिलियन डॉलर का ये सौदा किया। तो हम उसमें हो जाते हैं कि अब मिलियन को हम करोड़ में कैसे बदलें। जब तक हम करोड़ में नहीं बदलेंगे हमें समझ नहीं आएगा मिलियन और ट्रिलियन का व्याप कितना बड़ा है। आप किस तकनीकी हिंदी की बात कर रहे हैं, किस तकनीकी हिंदी का यह एक दुर्दशा हो रही है। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल नहीं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग बढ़ा हो। एकमात्र हमारी स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे जो विश्व में कहीं भी गए, चाहे वो रियाद गए, जद्दा गए, चाहे वो शंघाई गए, न्यूयॉर्क गए, चाहे वे ब्रिस्बेन स्टेडियम में गए या वो लंदन गए, तो उन्होंने हिंदी में भाषण। पहले भारतीय महान विराट व्यक्ति थे
जिन्होंने जी हिंदी में विश्वव्यापी अपने व्याख्यान दिए हैं, और चाहे वे व्हाइट हाउस की पार्टी में रहे हो या बड़े बड़े जो नेता आते हैं यहाँ पे, उनसे पत्रकार वार्ता भी जब वे करते हैं वो जी हिंदी। लेकिन हिंदी का प्रयोग अभी भी मीलों दूर है। हिंदी क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति हमें बता दीजिए जो हिंदी माध्यम में पढ़ा हो, जो जी हिंदी में एक पृष्ठ बिना अशुद्धि के लिख सकता हो। जी ऐसे पत्रकार अब दुर्लभ हो गए हैं जो हिंदी के पोर्टल में, हिंदी के पत्र में काम करते हैं और एक पृष्ठ हिंदी का वे बिना वर्तनी की अशुद्धि के लिख सकें। जो बिल्कुल सही। 1 मिनट, जो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड कोई हिंदी में बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर सके कि जिसमें वे अंग्रेजी के शब्दों की ठूसा ठूसी ना करें। जी हिंदी जी में बोलना ही गलत हो गया है, बिल्कुल। हिंदी में लिखना गलत हो गया है। जी ऐसे हिंदी के समाचार पत्र हैं जो कहे जाते हैं हिंदी के, लेकिन अब रोमन में भी शीर्षक लगाने लग गए हैं। जी अंग्रेजी भाषा के शीर्षक का वो देवनागरी में लगाने लगे। जी ये भाषाई कदाचार और ये भाषाई हिंसा है। जी यह जो है, ये हिंदी के प्रति एक भाषाई हिंसा चल रही है। तो इसमें हम ये चाहेंगे कि सीडैक पुणे को बहुत जी सशक्त किया जाए, उनकी जो लीला सॉफ्टवेयर है उसको लोकप्रिय बनाया जाए। जी मुझे नहीं लगता सरकार उसे लोकप्रिय बनाने में दिलचस्पी ले रही है। अब ये जी सब जितने हमारे माननीय मंत्री हैं वे सब हिंदी भाषी क्षेत्र से। जी उनसे बिल्कुल। कहा जाए कि सर आप चुनाव में जाइए, थोड़ा अंग्रेजी में दो शब्द बात कीजिए ना, जी दो शब्द अंग्रेजी में बोलिए और अपने चुनाव क्षेत्र के जो आपके वोट देने वाले हैं, जी उनको कहिए कि देखो मैं कितना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, तो जी अब तो मुझको वोट दे दो। लोग उठ के चले जाए। बिल्कुल। तो वोट की भाषा हिंदी, चुनाव की भाषा हिंदी, जी लोगों का समर्थन प्राप्त करने की भाषा हिंदी, जी लेकिन शासन की भाषा में अंग्रेजी आता जी है। इसलिए प्रभा साक्षी सीडैक को मजबूत कराए, लीला को मजबूत कराए, श्रुत जी लेखन के सॉफ्टवेयर को और लोकप्रिय बनाए और जी सामान्य सरल लोगों तक ये पहुंचे। जी ये आपसे सादर विनती है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी और प्रभा और साक्षी जी यश और सर बढ़े, एक चढ़े, जी ये मेरी प्रभु से प्रार्थना। जी आपका आभार तरुण जी। और खास तौर पर जैसे आपने अशुद्धियों की बात करी, तो हमने कई बार देखा है कि लोग गलत को भी गलत लिखते हैं, उसको भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं, शुद्ध तरीके से गलत को पुनर्स्मरण नहीं लिख पाते, हाँ, पुनर्स्मरण लिखते हैं। पुनर्स्मरण नहीं लिख पाते हैं। जी आप हिंदी की अशुद्धि करने लग जाएं तो लोग जी अकड़ जाते हैं कि जी आप जैसे लोग ही तो हिंदी को बिगाड़ रहे हैं। अरे हम जी जैसा समझ रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, लिखने क्यों नहीं देते हैं? अरे लिखने गलत लिखो उसको भी हम सही मान लें। जी ये इतना भयंकर हिंदी के साथ में अन्याय हो रहा है, जी अनाचार हो रहा है, जी जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके अग्रगामी केवल वे लोग हैं जो हिंदी के न्यूज डेस्क पर, हिंदी के संपादकीय टेबल और कुर्सी पर बैठे हुए, वे जी स्वयं हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए हिंदी में अंग्रेजी के अस्वीकार्य और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जी तथा वे हिंदी के जो अच्छे सॉफ्टवेयर भी हैं उनका भी इस्तेमाल करना नहीं चाह। जी गूगल समाप्त होना चाहिए। भारत बिल्कुल। में हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भारतीय पद्धति से ही सॉफ्टवेयरों का जो विकास है वो होना चाहिए। और जी उसके लिए जो शासन में बैठे हमारे अधिकारी हैं उनको विशेष रूप से रुचि लेनी चाहिए। जितनी आप तमाम सरकारी वेबसाइट्स देख लीजिए, जी का एक सर्वेक्षण आप कराइए और जी देखिए कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप कितनी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। जी क्या खा के आप हिंदी की तकनीकी उपयोग की बात कर रहे हैं? जी कितने मंत्रालय हैं, कितने विभाग हैं, कितने कार्य हैं जिसमें आप हिंदी में देख सकते हैं और हिंदी में सीधे सीधे आप उन वेबसाइट से संपर्क कर सकते जी हैं। देखिए, और निजी क्षेत्र में तो उससे भी खराब है। केवल कुछ हिंदी जो है, वे भारतीय, हिंदी और भारतीय भाषा है, वे भारतीय नागरिक हैं जी जिनके हृदय में आज भी हिंदी की ज्वाला धधक रही है। उनके हृदय में आज भी महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी
प्रसाद जी और ये गुरुदत्त हैं, प्रेमचंद हैं, ये सब जीवित है, वे ही जी हिंदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वरना सबसे बड़ा खतरा हिंदी में अंग्रेजी की अनावश्यक घुसपैठ का है। घुसपैठ का। जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में जनसांख्यिकी आक्रमण कर रहे हैं, उसी जी प्रकार अंग्रेजी की घुसपैठ हिंदी पर भाषाई आक्रमण कर रही है। ये भाषाई हिंसा और भाषाई आक्रमण के वाहक और उसके जो प्रोत्साहक हैं वे हमारे हिंदी के जो न्यूज पोर्टल, न्यूज अखबार और पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें बैठे हुए लोग हैं जो जी हिंदी के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल। और तरुण जी, आज पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आप हिंदी और तमिल को जो साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपके कुछ अनुभव हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब खासतौर पे अगर हम दक्षिण भारतीय भाषाओं की बात करें तो हमेशा सिर्फ विवादों से ही खबरों का नाता रहा है। आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं? हमको तमिल में हम जहां भी गए, हमको जी स्वागत, प्रेम और आदर ही मिला। मुझे जी इस बात का सौभाग्य है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, जी उत्तराखंड से हूँ। जी उत्तराखंड में सांसद रहा, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, जी हिंदी भाषी होने के नाते मेरा तमिलनाडु में जो स्वागत हुआ वह मेरे लिए जीवन परिवर्तनकारी। मेरे जी स्वागत में चेन्नई के जो म्यूजिक एकेडमी हॉल वहां का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे एक लोकप्रिय सभागार है, जी उसमें 25 द्रविड़ संगठनों जी मेरा अभिनंदन समारोह रखा, जिसमें जस्टिस बाशा जैसे लोग थे और उन्होंने सम्मेलन में आके हिंदी में मेरे अभिनंदन में लिखित भाषण पढ़े और ये बताया कि वे हिंदी के विरोध में जीवन भर लड़ते रहे हैं। वे कभी जी हिंदी को नहीं उन्होंने स्वीकार किया, जी लेकिन मैं पहला हिंदी भाषी व्यक्ति उनके बीच में गया जिसने जी ये नहीं कहा कि आप हिंदी पढ़ें, जिसने जी एक ही बात रखी कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में तमिल के प्रचार प्रसार के लिए काम करूंगा। मैं जी तमिल साहित्य, तमिल महापुरुष, तमिल जी संगीतकार, तमिल जी समाज सुधारक, जी तमिल कवि, उनकी बात लेके जा रहा हूँ। मैं तिरुवल्लुवर की बात लगभग 500 विश्वविद्यालयों में उत्तर भारत में लेके गया। जी तमिल तिरुवल्लुवर की पुस्तकें मैंने निःशुल्क हजारों की संख्या में बांटी जी तिरुवल्लुवर के विषय में। और कन्नगी है, आंडाल है, अव्वैयार है, वेलु जी नाचियार है, सुब्रमण्य भारती है, इन जी सब के विषय में मैंने आकाशवाणी से दक्षिण सेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें जी हिंदी क्षेत्र में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इन क्षेत्रों के जो महापुरुष रहे, जो स्त्री कवित्रियां रही और जी महिला समाज सुधारक रहे, उनके विषय में मैंने परिचय दिया, तो बहुत अधिक मुझे प्रोत्साहन मिला। और इस कारण तमिलनाडु के गांव गांव में उन लोगों ने मुझे आदर दिया। किसी ने मेरा इस कारण से विरोध नहीं किया कि मैं जी हिंदी भाषी हूँ और हिंदी क्षेत्र से आया हूँ। इसलिए बिल्कुल बात सेतु की करनी चाहिए, सेतु बंध। भाषा जो है वे सेतु बनाती है, जी भाषा सेतु तोड़ने वाली नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है तरुण जी आपने, और वाकई में हमको किसी पे कुछ थोपना नहीं चाहिए। हम उनका सीखें, वो हमारा सीखें, और इसी से जो चीजें हैं आगे बढ़नी देखिए, चाहिए। एक समाचार पत्र में काम करने वाले एक जी पत्रकार को मिला दीजिए जिसने अपना परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड हिंदी में छापा हो, जी हिंदी की बिल्कुल। पुस्तकें खरीद के पढ़ते हो, हिंदी जी में लेटर पैड छापा हो। जी अगर एक समाचार संस्थान है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों का अखबार छपता है, तो जी निश्चित रूप से वहां से हिंदी पत्र वाले भी जी अंग्रेजी के अखबार का स्टैम्प, अंग्रेजी के अखबार का लोगो इस्तेमाल करते हैं, ताकि पता रहे कि कितने बड़े अखबार वाले हैं। कितने खुद बड़े हिंदी अखबार। पढ़ेंगे नहीं, बच्चों को जी हिंदी पढ़ाएंगे नहीं, हिंदी जी की पुस्तकों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जी कितने हिंदी समाचार पत्र हैं जिनमें हिंदी की पुस्तकों के समीक्षा के स्तंभ आते हैं। बिल्कुल। कहाँ हिंदी की पुस्तकों की समीक्षा ही समाप्त हो जी चुकी, लेकिन तमिलनाडु से कहेंगे कि बेटा तुम हिंदी पढ़ो। अरे जी तुम अपने क्षेत्र में तो हिंदी समाप्त कर रहे हो। जी जितने हिंदी भाषी क्षेत्र है सब में प्राथमिक शिक्षा जो है अंग्रेजी में हो गई। क्यों हो गई? जी क्योंकि हिंदी शिक्षा प्राप्त करना
अपमान, तिरस्कार और हीनता की। लेकिन हम चाहेंगे तमिलनाडु हिंदी पढ़े, समझते नहीं है। अपने क्षेत्र में भी हम तमिल पढ़ना प्रारंभ, एक विकल्प तो रखें कि हम तमिल, तेलुगु, बांग्ला को भी पढ़ें। उनके महापुरुषों के बारे में हम जानेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि दुनिया भर यही देखे कि केवल छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप यही भारत के और रानी लक्ष्मीबाई है। मैंने वेलु नाचियार को देखा, राजा राजराज चोल है, चोल है, कृष्णदेव राय है, संगम पीरियड है, जिन्होंने संपूर्ण पूर्वी एशिया को विजिट किया। भारत के महानतम सम्राट राजराज चोल की तिथि भी है। उनके बारे में कुछ पढ़ा क्या? उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम उनसे चाहेंगे कि वो सिर्फ हमें पढ़े। वो ऐसा कैसे एक तरफा हो? जी नहीं, बिल्कुल बहुत सारगर्भित बातें बताई हैं आपने, और निश्चित रूप से ये हमारे पाठकों, दर्शकों के लिए काफी कुछ सीखने के लिए है इसमें, आपके आज के संबोधन में। बहुत आभार आपका तरुण जी, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें थोड़ा सा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक और आरंभ काल से ही अपने छात्रों के, धन्यवाद, आरंभ काल से ही अपने छात्रों के प्रिय प्रोफेसर रहे श्री संजय द्विवेदी जी को आपसे आग्रह है कि मातृभाषा हिंदी के तकनीकी विकास यात्रा के साथ ही आप इसके भविष्य पर भी अपना संबोधन दें। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में जब प्रभा साक्षी जैसा महत्वपूर्ण पोर्टल अपने शानदार 19 साल पूरे कर रहा है, आदरणीय तरुण विजय जी की उपस्थिति हम सबके लिए बहुत ही प्रेरक है और सारगर्भित भी है, क्योंकि हिंदी को लेकर के, राष्ट्रीय एकता को लेकर के और देश को जोड़ने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उनको लेकर के तरुण जी का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और हम सबके लिए प्रेरणा का कारण भी है। और प्रभा साक्षी ने जिस तरह से हिंदी की सेवा की है और वेब माध्यम में आकर के, और जब हिंदी के बहुत कम प्रयोग होते थे, उस समय मैं बिलासपुर में कार्यरत था एक समाचार पत्र में, तब से मैं इसमें जुड़ा और लगातार लिख रहा हूँ। तो मैं आप सबको, आपकी पूरी टीम को नीरज जी बधाई देना चाहता हूँ कि प्रभा साक्षी का जो मंच है ये इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ता रहे और हिंदी और भारतीय भाषाओं के सम्मिलित रूप से विकास का मंच बने, उनके संवर्धन का मंच बने। आपने भी ये संकल्प व्यक्त किया कि आप हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं का भी इसमें सन्निवेश करेंगे, और जो भारतीय भाषाओं में जन्मे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने अपनी अपनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका भी आप कहीं न कहीं रेखांकन करेंगे। जी। आज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन 1912 में उन्होंने कहा था, वो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उपयोगिता आज भी सिद्ध है। भविष्य में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये विश्व की सबसे समृद्ध भाषा बनेगी। जी। आज से लगभग 100 साल के पहले हमारे लेखकों को पता था कि हिंदी तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलने में सक्षम है, और मुझे लगता है कि हिंदी ने अपनी तकनीक के साथ अपनी एक कदम ताल बनाते हुए अपनी सिद्धता साबित कर दी है। आज वह कंप्यूटर पर एक सक्षम भाषा है, क्योंकि उसके साथ एक शानदार इतिहास है, शानदार अतीत है। और हम जब देखते हैं पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे भारत सरकार का, तो उसमें भारत में लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं, और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और इनमें संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ साथ सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। और एक तरह से राष्ट्रभाषा, राजभाषा तो ठीक है, किंतु संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी वास्तविकता को, हिंदी ने अपनी स्वीकार्यता को साबित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी का जो विकास का कालखंड है मूलतः 3 खंडों में विभाजित होता है। आदिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। और आधुनिक हिंदी जो, जिसको हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, उसका प्रारंभ जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के युग में प्रारंभ हुआ, जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने तत्कालीन सामाजिक जो परिस्थितियां थी उनके कारण भारतीय जनमानस में भाषिक और साहित्यिक चेतना जगाने के लिए हिंदी को साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। तो हिंदी के जो भाषिक प्रयोग हैं उनके उदाहरण हम आदिकाल में भी देखते हैं, और आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो हम अपनी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने में सफल हो पाए हैं। मेरा मानना है कि कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग बेहद कम अंग्रेजी की वजह से है, ना कि तकनीक की वजह से, क्योंकि तकनीक की अपनी कोई भाषा नहीं होती, तकनीक की एक अलग भाषा होती है, उसका हिंदी अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। तो आज भी कंप्यूटर की जो तकनीक और सॉफ्टवेयर है वे अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, और कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की
पूर्णतः सार्वभौमिक बनाए बिना उन्नति नहीं कर सकता। यदि आपको तकनीक से अपनी भाषाओं को जोड़ना है, रोजगार से जोड़ना है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी भाषाओं में काम करना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि जो सारी तकनीक विदेशों से आई, इसलिए जरूर उसकी अंग्रेजी भाषा है, तो हमें अब अपनी भारतीय भाषाओं और हिंदी में काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा का जो व्याकरण है और जो हमारी देवनागरी लिपि है, उसका जो आधार है नीरज जी, वह बहुत वैज्ञानिक आधार है। और इसलिए देवनागरी लिपि कंप्यूटर तंत्र की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह अनुकूल मानी जाती है। देवनागरी लिपि को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए सभी वैज्ञानिक अपार संभावना व्यक्त करते हैं और एक उचित भाषा मानते हैं, और इसके माध्यम से हम अपनी अन्य भारतीय भाषाओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। 1980 में जब तीसरी तकनीकी क्रांति हुई, उसके बाद इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सुलभ साधन बन गया। लगभग 1 अरब 33 करोड़ की आबादी वाला जो हमारा देश है, इसमें हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। देश की 70% से अधिक आबादी हिंदी का व्यवहार करती है, और इस नाते 2000 में जब पहला वेब पोर्टल हिंदी का अस्तित्व में आया, उस समय से ही इंटरनेट पर हिंदी जो है विकसित होनी प्रारंभ हुई है, और आज इसकी उपयोगिता हम देख रहे हैं और अपनी उपयोगिता ये साबित कर चुकी है। इंटरनेट पर हिंदी का जो सफर है वो रोमन लिपि से प्रारंभ हुआ। आप जैसे जो पोर्टल थे वो भी शुरू के दिनों में फॉन्ट जैसी समस्याओं से जूझे, कई बार फॉन्ट खुलता था, कई बार फॉन्ट नहीं खुलता था, और आज इंटरनेट पर हिंदी से संबंधित 100 से अधिक ई पत्रिकाएं देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। आज जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हमारे हैं, बड़े अखबार हैं, तो भारतीय भाषाओं के सारे अखबार आज उनके ई संस्करण मौजूद हैं, उनके ई पेपर मौजूद हैं। तो अपने आप में हिंदी ने एक बहुत बड़ी दुनिया बना ली है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो वेबसाइट है वो भी हम हिंदी में देख सकते हैं। तो आज हिंदी का हम एक तरह से बहुत उज्जवल भविष्य देखते हैं। हम ट्विटर वेबसाइट की बात करें तो ट्विटर पर आज बड़ी संख्या में हम हिंदी का प्रयोग करते हुए लोगों को देखते हैं। बड़े बड़े लोग आज हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि हिंदी के लिए एक तरफ से तो निराशा का चित्र दिखता है जब हम शासकीय क्षेत्रों में जाते हैं, कारपोरेट्स में जाते हैं, पर जब उसके जनजीवन में प्रयोग की बात देखते हैं, जैसे आदरणीय तरुण जी ने कहा कि वो वोट मांगने की भाषा है, वो वोट मांगने की भाषा है, वो मनोरंजन की भी सबसे बड़ी भाषा है। तो बिना हिंदी के आपका काम नहीं चल रहा है। ये अलग बात है कि आपने अपनी एक मोनोपोली बनाए रखने के लिए, एक द्रव्य संधि बनाए रखने के लिए आपने अंग्रेजी का प्रयोग फाइलों और कागजों में बना के रखा हुआ है, ताकि जो नीचे का समाज है, जो हाशिए का समाज है, वह अपनी चीजों को न समझ पाए। तो गूगल जो है और IRS की जो रिपोर्ट है, उसमें इंटरनेट पर हिंदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंटरनेट पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या हर साल 94% बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी की 17%। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में हिंदी में इंटरनेट का उपयोग करने वाले अंग्रेजी में इंटरनेट का उपयोग करने वालों से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये ऐसी एक सूचना है जो हम सब जैसे हिंदी भाषियों को उत्साहित करने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक 2021 तक 20 करोड़ लोग इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग करने लगेंगे। 2021 तक 8.1 करोड़ लोग डिजिटल पेमेंट के लिए हिंदी का उपयोग करने लगेंगे, जबकि 2016 में यह संख्या सिर्फ 2.2 करोड़ थी। तो ये चीजें हमें बता रही है कि आज जो है हिंदी भाषी जो समाज है, जो हमारा भारतीय समाज है, वो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। आज सरकारी कामकाज के लिए 2016 तक 2.4 करोड़ लोग हिंदी का इस्तेमाल करते थे। 2021 में आंकड़ा बढ़कर 9.4 करोड़ हो गया, तो हो जाएगा 2021 में। 2016 में डिजिटल माध्यम में हिंदी समाचार पढ़ने वालों की संख्या 5.5 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 14.4 करोड़ होने का अनुमान है। तो मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य जो है, अगर इन आंकड़ों पर हम भरोसा करें, तो बहुत ही उज्जवल है। और 2019 के दौरान जब हमने आंकड़े देखे, तो इंटरटेनमेंट और मीडिया की इंडस्ट्री थी, उसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली। ये बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं। इसके साथ साथ नीरज जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ आपके इस आयोजन में, कि प्रादेशिक भाषा यानी रीजनल कंटेंट का जो मार्केट है, रीजनल लैंग्वेज का जो मार्केट है, उसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। KPMG की जो रिपोर्ट है, उसमें एक प्रमुख विषय के रूप में इसको शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, इसके मुताबिक अंग्रेजी भाषा के ऑडियंस का डिजिटल की तरफ मुड़ना अब लगभग पूरा हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक रीजनल लैंग्वेज का जो हमारा मार्केट है, जिसको हम वर्नाक्युलर लैंग्वेज कहते हैं या भारतीय भाषाएं कहते हैं,
उसमें यूजर्स की जो संख्या है, उपयोगकर्ताओं की संख्या है, वो 500 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ ही भारतीय भाषाओं में जो हमारा ज्यादा ध्यान है कंटेंट के उपयोग, संचार और सोशल नेटवर्किंग पर है। जैसे भारत में यूट्यूब देखे जाने वाले कुल वीडियो में 90% भारतीय भाषाओं में होते हैं। फेसबुक के उपभोक्ताओं की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है, जहां उसके 27 करोड़ यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के 20 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स भारत से आते हैं। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि ये जो डिजिटल इंडिया बन रहा है, इसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं की बहुत बड़ी जगह है और हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और मैं इस बात की कल्पना करता हूं नीरज भाई, कि सन 2040 में जब हमारा भारत विश्व के एक महान आर्थिक शक्ति बन चुका होगा, गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन काफी हद तक मिट चुके होंगे, देश के लगभग 60% भाग का शहरीकरण हो चुका होगा, सारा देश डिजिटल पद्धति को अपना चुका होगा, उस समय के लिए हमें विचार करना है कि हमें अपने भारतीय भाषाओं के रथ को आगे बढ़ाना है, ताकि 2040 में हम हिंदी और अपनी भारतीय भाषाओं के साथ एक समर्थ स्वरूप में हम सामने आए। यह हमें जरूर देखना होगा। हमें विचार करना होगा उस समय तक हमारी जो 22 बड़ी भाषाएं हैं, 1600 से अधिक छोटी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। वर्तमान में जो चिंताएं माननीय तरुण विजय जी ने व्यक्त की, जरूर चिंता का विषय है कि जिस तरह से अंग्रेजी का चलन बढ़ रहा है इस समय, अगर यही रहा तो 2040 में हम किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे, किस भाषा में बातचीत कर रहे होंगे, ये जरूर चिंता में डालने वाली बात है। आज भविष्य आज तो इतना कठिन नहीं दिखता है, पर आने वाले समय में जरूर हमें दुश्चिंताएं दिखती हैं, क्योंकि देखिए संसार में लगभग 6000 भाषाएं हैं जिनके होने का अनुमान बताया जा रहा है। इसमें भारत की सैकड़ों भाषाएं होंगी जो नष्ट हो जाएंगी। यूनेस्को के मुताबिक भारत की जो जनजातीय भाषाएं हैं उसमें 196 भाषाएं अभी गंभीर संकट की स्थिति में है। संकटग्रस्त भाषाओं की इस वैश्विक सूची में भारत सबसे ऊपर है। यूनेस्को का भाषा एटलस आप देखिए नीरज भाई, जिसमें 6000 में से ये कहा जा रहा है कि 2500 भाषाएं संकटग्रस्त हैं। भारत की अनुमानित 1957 भाषाओं में कम से कम 1416 लिपिविहीन मातृभाषाएं हैं। ये सब इस समय गहरे संकट में हैं। तो ये जरूर हमारे सबके लिए चिंता की बात है कि हमें अपनी भाषाओं को, अपनी बोलियों को, छोटी भाषाओं को बुलाने की जरूरत है। और जिस बात का जिक्र अभी माननीय तरुण जी कह रहे थे, इजराइल की हिब्रू भाषा का जिक्र किया उन्होंने कि हिब्रू को किस तरह से इजराइल के लोगों ने जिंदा रखा। हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि जो भारत का चरित्र है, भारतीय चरित्र है, वह इजराइल चरित्र जैसा नहीं है, जिसमें 2000 साल से मृत पड़ी हिब्रू भाषा को आज वैज्ञानिक शोध, नवाचार और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठतम भाषाओं में तब्दील कर दिया, जिसके बल पर मात्र 40 लाख की जनसंख्या वाला, सिर्फ 40 लाख की जनसंख्या वाला जो इजराइल जैसा देश है, वह ज्ञान विज्ञान के 1 दर्जन से अधिक नोबेल जीत चुका है। तो ये एक अलग तरह की कहानी है इजराइल की, उससे हम तुलना नहीं कर सकते। हम अपनी भाषाओं को लेकर बड़े सशंकित और बड़े क्या कहते हैं कि आत्महीनता से घिरे हुए लोग हैं, इसलिए हमारा चरित्र इजराइल के चरित्र जैसा नहीं है। इसे इजराइल के चरित्र जैसा बनाने की आवश्यकता, अगर ऐसा हो जाए तो शायद हम अपनी चीजों को ठीक कर पाएंगे। तो ये हमें एक बात कहनी थी कि हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है और एक राष्ट्रीयता की भावना, अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम की भावना भी जगाने की जरूरत है, वरना अपनी भाषाओं को बचाना निश्चित रूप से कठिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और वाकई में आपने जो आंकड़े दिए वो आशा भी जगाते हैं, नई उम्मीद भी जगाते हैं। आपने जो चिंता व्यक्त की है, सबको उस पर मनन करने की जरूरत है और इस दिशा में जरूर कुछ न कुछ सार्थक हल निकलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा, जैसे कि प्रभा साक्षी ने गत वर्ष हिंदी सेवा सम्मान प्रदान करना शुरू किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने देश के विभिन्न स्थानों से हिंदी सेवियों का चयन किया है। प्रभा साक्षी परिवार से वर्षों से जुड़े आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से आग्रह है कि कृपया विजेताओं के नामों का ऐलान करें ताकि उनके डिजिटल प्रमाण पत्र उनको भेजे जा सके। धन्यवाद नीरज जी, आपकी पूरी टीम को बधाई। और निश्चित रूप से जो प्रभा साक्षी के साथ जुड़े हुए जो लेखक हैं उनका आप प्रतिवर्ष सम्मान करते हैं। मैं आपके 2 आयोजनों में पहले भी शामिल हो चुका हूं और ये बड़ी सुंदर परंपरा है कि एक पोर्टल जो दिल्ली से चलता है वो देश भर से अपने शिखर लेखकों को सम्मानित करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनका वंदन करता है। बड़ी सुंदर परंपरा है और आपने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं उनके नामों की घोषणा करूं, तो मैं स्वयं को भी बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि ऐसे लेखकों के नामों की घोषणा करने का अवसर आपने मुझे दिया है।
पहला नाम है श्री योगेश कुमार गोयल जी का। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार उनके प्रति कि उन्होंने प्रभा साक्षी के लिए इतने सुंदर लेख लिखे। श्री योगेश कुमार गोयल जी प्रथम। दूसरे श्री प्रवीण गुरनानी जी, हमारे मित्र हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उनको पढ़ करके राष्ट्रीय चेतना के भाव अपने आप मन में आते हैं। तो प्रवीण गुरनानी जी को भी इसके लिए धन्यवाद। श्री प्रहलाद सबनानी जी को बधाई जी। अगला नाम है श्री प्रवीण अख्तर जी का, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। श्री ब्रह्मानंद राजपूत जी, मध्य प्रदेश से ही हमारे मित्र डॉक्टर अजय खमेरिया जी, वो बहुत जबरदस्त लेखन कर रहे हैं। देश भर की तमाम पत्र पत्रिकाओं में हम उनको पढ़ते रहते हैं जी। युवा प्राध्यापक और लेखक और लोकेन सिंह जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मेरे सहयोगी भी रहे, उनको इस सूची में पा करके मुझे अतीब आनंद का अनुभव हो रहा है। लोकेन सिंह जी को बधाई। इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी मिश्र, उनको भी आपने इस सूची में स्थान दिया है, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को बधाई। श्री सुरेश कुमार मिश्र उत्तृप्त, उन्हें भी आपने इस सूची में स्थान दिया है। श्री मिश्र जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, प्रभा साक्षी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। इस सूची में सम्मान की दृष्टि से डॉक्टर दीपा गुप्ता जी का भी नाम है। डॉक्टर दीपा गुप्ता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर पवन सिंह मलिक जो मीडिया के प्राध्यापक हैं और न्यू मीडिया के काफी जानकार हैं, वे भी आपकी पोर्टल पर लगातार लिखते रहते हैं। डॉक्टर पवन सिंह मलिक जी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जी, और जो हिंदी सेवी सम्मान ये जो दिए जा रहे हैं, ये सम्मान देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने जो हिंदी सेवियों के साथ हिंदी सेवी निश्चित रूप से जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं और हिंदी में तमाम संदर्भ जो चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, राजनीति हो, समाज हो, पर्यावरण हो, तमाम विषयों पर, समाज जीवन के बहुत सारे विषयों पर, ज्ञान विज्ञान के विविध अनुशासनों पर जो लोग हिंदी में मूल रचना कर रहे हैं और हिंदी इंटरनेट पर जिस तरह से हिंदी की टूटी बोल रही है, इसका कारण ये सब लोग हैं। 11 विद्वानों का अभिनंदन है और इन विद्वानों की जो सेवाएं हैं उनके लिए मैं प्रभा साक्षी परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं जी। सभी हिंदी सेवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका साथ बना रहेगा, हम आपके साथ आगे चलते रहेंगे, यही हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, संजय जी, आज के दौर में राजनीतिक पार्टियां मीडिया की मदद ऐसे करती हैं कि अपने नेताओं और समाचारों के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट्स समय पर भेज देती हैं। इस कड़ी में हमने यह पाया कि इस साल, पिछले साल से हमने शुरू किया था और मुझे लगता है कि शायद अब तक ऐसा मेरे को कहीं देखने को नहीं मिला है कि पॉलिटिकल पार्टी को कोई मीडिया संस्थान सम्मानित करता हो। हम इसलिए सम्मानित करते हैं कि इतने तीव्र अपडेट्स, और खासतौर पर मीडिया के लिए बड़ी एक सहज स्थिति हो जाती है कि आपके नेता ने बयान दिया और आपने वो चंक काट के पॉलिटिकल पार्टी ने मीडिया को भेज दिया। मीडिया का काम आसान हो गया है ताकि वो उसको तीव्रता के साथ दिखा सके। तो हमने देखा कि सबसे जो ज्यादा तीव्र अपडेट्स आए हैं किसी भी मामले में, खबरों के मामले में हो चाहे वीडियोस के मामले में हो, तो अगर हम भाजपा की बात करें, हमने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए, हम चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, सभी प्रदेश इकाइयों से जुड़े हुए हैं, तो हमने पाया कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई इस मामले में इस साल की विजेता रही है। और जुड़े हुए भी हैं हमारे साथ लोग, और आप दोनों को बधाई। आप दोनों के भी प्रमाण पत्र बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई को और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई को भेजे जा रहे हैं। साथ ही संजय जी, एक चीज और हमने पिछले वर्ष शुरू की थी, आदरणीय तरुण जी भी अगर सुन रहे हैं तो, हमने पिछले वर्ष शुरू किया था ये, इसको फिर से हमने इस वर्ष आगे बढ़ाया है कि दिल्ली में जो राज्य सूचना केंद्र हैं, जो राज्यों के इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, वो एक बड़ा स्रोत है उस राज्य से संबंधित खबरों के लिए। अब मुख्यमंत्री का विजिट होता है, किसी मंत्री का विजिट होता है, राज्य सूचना केंद्र कितनी तीव्रता के साथ उनके बारे में मीडिया संस्थानों को बताते हैं, उससे रिलेटेड चाहे फोटोज हो, चाहे अभी हम देखते हैं दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है तो उस राज्य की क्या गतिविधियां चल रही हैं, फोटो हो या अन्य वीडियो हो, सब चीजें जिस तरीके से अब मुहैया कराते हैं मीडिया को, उस कड़ी में हमने पाया कि राजस्थान सूचना केंद्र सबसे आगे रहा है इस वर्ष। तो इसलिए राजस्थान सूचना केंद्र को इस वर्ष का जो पुरस्कार है इस श्रेणी में दिया जाता है। बहुत अच्छा, बधाई उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी। तो आज का ये जो चर्चा सत्र था, मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी पाठक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं
सबके लिए सार्थक रहा होगा और इस मंथन से जरूर कुछ ऐसा निकलेगा जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और हम आगे भी उन विचारों को पहुंचाएंगे। ऐसे उम्मीद के साथ इस आज की चर्चा का समापन करेंगे हम। और साथ ही एक सूचना भी है आप सभी के लिए कि खास तौर पे हम कोरोना काल में भाई इनका भारत वो कागज वगैरह लाओ, इनसे पूरा एड्रेस लो। तुषार का है जी। और साथ ही जो सूचना है वो यह है कि कोरोना काल में होगी, भारत लड़की ने होगी। कैसे किया हाँ, ये जो चुनौतियां थी उनका सामना, इस विषय पर भारत सरकार की ओर से कल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और कुछ और पैनलिस्ट अपना वक्तव्य रखेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर इस बार कुछ अलग था। जम्मू कश्मीर ने कैसे किया चुनौतियों का सामना, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीनगर के जिलाधिकारी। तो ये कल का जो सत्र है वो भी बड़ा खास रहने वाला है, तो आप सभी जुड़े और जो परिचर्चा में जो निकलेगा और आप सबके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। सिर्फ हम वेबिनार तो बहुत होते हैं लेकिन हमारे लिए हम उससे कुछ सीखें, कुछ हमारे को ज्ञानवर्धक मिले और सार्थक मिले, ऐसा प्रयास हमारा है, आज भी था और वो कल भी रहेगा। तो आज का जो कार्यक्रम था, दिन भर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत आभार और हम उम्मीद करते हैं कल भी आपका सबका सहयोग हमें प्राप्त होगा।